हेलो एवरीवन। आज हम अपनी जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं उनमें गौंड जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति और भील जनजाति के बारे में अध्ययन किया। आज जो हमारी जनजाति है वो हम पढ़ेंगे गौंड जनजाति के बारे में। ठीक है, कि गौंड जनजाति क्या होती है। गौंड जनजाति पे भी आपके कई बार बोर्ड एग्जाम्स में 20 शब्दों में 50 शब्दों में प्रश्न बनते हैं। वैसे जो जनरली आपके 20 शब्दों 50 शब्दों में गौंड जनजाति पे प्रश्न बनते हैं, जैसे निबंधात्मक क्वेश्चन है वो आपके एस्किमो, बुशमैन, भील और गौंड में से चारों में से किसी पे भी बन सकते हैं। लेकिन गौंड जनजाति में आपके 20 शब्दों में और 50 शब्दों में कई प्रश्न बन सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि गौंड जनजाति जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। जैसा कि हमने भील जनजाति के बारे में पढ़ा था कि जो भील है वो गौंड और संथाल के बाद में तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह था। ठीक है, जो भील जनजाति है वो क्या है, गौंड और संथाल के बाद तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह, जबकि जो गौंड जनजाति है वो विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो आपसे प्रश्न किया जाए तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद गौंड शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, खोंडा से हुई है। गौंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, खोंडा। आपको याद रखना है ये जो गौंड जनजाति में गौंड शब्द है ये खोंडा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। जैसे हमने भील में पढ़ा था कि जो भील शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई है, बीलू शब्द से हुई है। ठीक है, जब हम भील जनजाति पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था भील शब्द की उत्पत्ति हुई है बीलू से। उसी प्रकार से जो आपकी गौंड जनजाति है, गौंड जनजाति में गौंड जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है खोंडा से, जिसका अर्थ क्या होता है, पहाड़ी। मतलब कि जो गौंड जनजाति है इसका जो अर्थ है, गौंड का अर्थ है वो पहाड़ी से है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो गौंड जनजाति है वो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। आगे जब हम इसके निवास क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि जो गौंड जनजाति है वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। जैसे सतपुड़ा की पहाड़ी हो गई, मेकाल श्रेणी हो गई। ठीक है, इस प्रकार से जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे गौंड जनजाति पाई जाती है। आगे इसमें हम देखते हैं गौंड अपने आप को कोइटूर व कोल भी कहते हैं। मतलब आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि किस जनजाति को कोइटूर या कोल कहते हैं, तो आपको आंसर क्या देना है, गौंड जनजाति को। गौंड अपने आप को कोइटूर व कोल भी कहते हैं। आप इसमें एक चित्र देख सकते हैं जिसमें अच्छे से स्पष्ट आपको दिखाई दे रही है गौंड जनजाति के युवा वर्ग। इसमें आपको गौंड जनजाति के युवा दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि कुछ इस प्रकार से गौंड जनजाति अपने वस्त्र पहनती हैं। ठीक है, जैसे इसमें स्त्रियां जो है वो चोली, लुगड़ी, साड़ी इस प्रकार से बांधती हैं। इसी प्रकार से जो गौंड जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो कुछ इस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। इस पिक्चर से आपको इनके वस्त्रों के बारे में भी पता चल जाएगा। इसी प्रकार से जो गौंड जनजाति के लोग हैं वो कुछ इस प्रकार के आभूषण पहनते हैं, कोड़ियों से बने हुए आभूषण पहनते हैं, चांदी एल्यूमिनियम से बने हुए आभूषण पहनते हैं। जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम वस्त्र और आभूषण पढ़ेंगे तब उसमें हम पढ़ेंगे कि जो गौंड जनजाति की महिलाएं होती है वो कोड़ियों से बने हुए आभूषण पहनती हैं। ठीक है, उसी प्रकार से चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ पहनती है। तो इस पिक्चर से ही आपको ये स्पष्ट हो रहा है कि जो गौंड जनजाति है उनकी वेशभूषा कैसी है, उनके आभूषण कैसे हैं। इसी प्रकार से जो गौंड जनजाति का भोजन है, इनका जो मुख्य खाद्यान्न होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। मैं अभी आपको बता देती हूँ, जो कोदू और कुट की प्रकार की एक खाद्यान्न होता है, एक फसल होती है जो गौंड जनजाति का मुख्य खाद्यान्न है। तो आपको इसके हाथ में दिखाई दे रहा है कुछ बाजरा की प्रजाति से संबंधित होती है जो इनकी खाद्यान्न है। तो ये इस प्रकार के इसके खेत होते हैं कोदू और कुटकी के, जिस प्रकार से आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस पिक्चर से आपको इनके वस्त्रों के बारे में, इनके आभूषणों के बारे में और इनके भोजन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पिक्चर को अपने माइंड में सेट करेंगे तो आप इनके भोजन, वस्त्र और आभूषण के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। तो गौंड जनजाति कुछ इस प्रकार की दिखती है। आगे इसमें हम चलते हैं गौंड जनजाति के निवास क्षेत्रों पर। गौंड जनजाति के जो निवास क्षेत्र हैं उनमें आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा और आसाम
राज्यों में निवास करती हैं। अब इन राज्यों के अंदर भी ये पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। मैंने अभी आपको बताया कि गौंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है, तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। तो ये जैसे सतपुड़ा पहाड़ियाँ, मेकाल श्रेणी, सोन देवगढ़ की उच्च भूमि, बस्तर पठार और गड़जात पहाड़ियों में निवास करती हैं। ये सभी पहाड़ियाँ इन सभी राज्यों में ही आती हैं। तो गौंड जनजाति जो है वो किन पहाड़ियों में निवास करती है या इनके निवास क्षेत्र कौन कौन से हैं? आपसे किस भी टाइप से प्रश्न बन सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गौंड जनजाति कौन सी पहाड़ियों में निवास करती है, तो आपको ये उत्तर देना है, सतपुड़ा, मेकाल, सोन देवगढ़, बस्तर पठार, गड़जात पहाड़ियों में गौंड जनजाति निवास करती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गौंड जनजाति के निवास क्षेत्रों के बारे में बताइए, तो आपको ये पूरा इसमें लिखना है। अब प्रश्न 20 शब्दों का बनता है या 50 शब्दों का, तो आपको इससे बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि आपको किस प्रकार से उसका उत्तर देना है। इसके अलावा अगर आपके इसमें प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि भील जनजाति और गौंड जनजाति के निवास क्षेत्रों की तुलना कीजिए, तो आपको भील और गौंड जनजाति दोनों के निवास क्षेत्र बताते हुए उनको तुलनात्मक अध्ययन में प्रस्तुत करना है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भील जनजाति के बारे में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। आगे इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको एक मानचित्र दिखाया गया है भारत का। इस भारत के मानचित्र में आपको कौन सी जनजाति दिखाई दे रही है? गौंड जनजाति। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें भील जनजाति को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था, इसमें आपकी गौंड जनजाति दिखाई दे रही है। जो आपकी भील जनजाति थी पिछले वीडियो में, वो इस तरफ आपकी शो हो रखी थी। जो हमारा पिछला जो वीडियो था उसमें भील जनजाति यहाँ पर आ रही थी, ठीक है। और जो गौंड जनजाति है वो आपकी इस जगह पे आ रही है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि जो गौंड जनजाति है उनके निवास क्षेत्र कौन से हैं और भीलों के निवास क्षेत्र कौन कौन से। आपसे तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ये प्रश्न किया जा सकता है। तो अगर आपके 50 शब्दों में ये प्रश्न बनता है कि गौंड जनजाति के निवास क्षेत्रों का अध्ययन कीजिए या वर्णन कीजिए, तो आपको अपने उत्तर में एक भारत का मानचित्र भी ज़रूर देना है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको भारत का मानचित्र दिखाया हुआ है। आगे हम इसमें चलते हैं भीलों के गौंड के आर्थिक क्रियाकलापों पे, ठीक है। जो गौंड जनजाति है इनके आर्थिक क्रियाकलाप कौन से होते हैं? सबसे मुख्य चीज़ जो है, गौंड जनजाति अपनी इकोनॉमी को मजबूत कैसे करती है, मतलब कि उनके पैसे का जो सोर्स होता है, जो उनके रुपए का, जो उनके अर्थ का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करती है, अपने जीवन को कैसे यापन करती है, उसके लिए ये मुख्य व्यवसाय करती है झूमिंग कृषि और आखेट। ये उनके जीवन यापन के मुख्य व्यवसाय हैं, जिनमें हम सबसे पहले बात करते हैं कृषि के बारे में। जो गौंड जनजाति है ये दिप्पा कृषि करती है, जो झूमिंग कृषि का एक प्रकार है। आप सभी ने अपनी छोटी कक्षाओं में झूमिंग कृषि के बारे में पढ़ा होगा कि झूमिंग कृषि को हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, जिसे असम में झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं, जो स्थान बदल बदल कर की जाती है। ये क्या होती है? जिसमें भूमि पर 2-3 वर्ष खेती करने के बाद उसे पड़त छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि में पेड़ों व झाड़ियों को जलाकर व भूमि को साफ करके तैयार करते हैं। मतलब कि कुछ टाइम तक हम एक भूमि पर अपने अनाज को बोते हैं और कुछ टाइम 2-3 वर्ष वहाँ पर जो भी हम खेती करते हैं, तो जब उस भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है तो उस जगह को क्या कर दिया जाता है, कुछ दिन के लिए पड़ती छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है और अन्यत्र जाकर, कहीं और जाकर क्या की जाती है, स्थानांतरित कृषि की जाती है। इस प्रकार से जगह बदल बदल कर जो कृषि की जाती है उसको हम झूमिंग कृषि कहते हैं, जिसमें गौंड जनजाति के द्वारा जो की जाने वाली कृषि है उसका नाम है दिप्पा कृषि, जो झूमिंग कृषि का ही एक प्रकार है। आपके प्रश्न बन सकता है कि
गौंड जनजाति के द्वारा की जाने वाली कृषि कौन कौन सी है, या आपके प्रश्न बन सकता है कि दिप्पा कृषि का संबंध किस जनजाति से है, स्पष्ट कीजिए। तो आपके इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। इसी प्रकार से गौंड जनजाति के द्वारा एक कृषि और की जाती है जिसका नाम है पैंडा कृषि। पैंडा कृषि जो है वो मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेतों पर की जाती है। जैसा अभी हमने पढ़ा कि जो गौंड जनजाति है वो कहाँ रहती है, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में आपकी जो कृषि की जाएगी वो कैसी की जाएगी, सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों पे सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो मोस्टली जो कृषि होती है आपकी जो गौंड जनजाति के द्वारा की जाती है वो कौन सी हो जाती है, आपकी पैंडा कृषि। तो आपके अब किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न बन जाता है कि गौंड जनजाति के द्वारा की जाने वाली कृषि कौन कौन सी है, तो दिप्पा कृषि और पैंडा कृषि स्पष्ट कीजिए। तो दिप्पा कृषि क्या होती है, झूमिंग कृषि का ही एक प्रकार है, और पैंडा कृषि क्या होती है, सीढ़ीनुमा खेत बनाकर पैंडा कृषि की जाती है। आपसे पूछा जाए कि जो पैंडा कृषि है वो कहाँ की जाती है, तो मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में की जाती है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इनके उत्तर अवश्य आसानी से दे सकते हैं। आगे हम इसमें पढ़ते हैं कि जो कुरु, केवट, धीवर वर्ग के गौंड होते हैं, कौन से, ये इनके अलग अलग वर्ग है। जैसे हमारे भी कई प्रकार के, जैसे हमारी कोई जनजाति है, भाई ब्राह्मण है या मान लीजिए आपकी मीणा है, कोई सी भी जनजाति है, तो उनके भी अलग अलग क्षेत्र होते हैं। ब्राह्मण में गौड़ ब्राह्मण भी होता है, ठीक है, आपके अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के ब्राह्मण वर्ग होते हैं। उसी प्रकार से गौंड जनजाति के भी अलग अलग क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। कई प्रकार के वर्ग होते हैं जिसमें हम देखें कि कुरुख, केवट और धीवर वर्ग के जो गौंड होते हैं वो कौन सा कर्म करते हैं, मोस्टली मछुआ कर्म करते हैं। मछुआ मतलब मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। जो कुरु, केवट और धीवर वर्ग के जो गौंड होते हैं वो मछली पकड़ने के कार्य के द्वारा अपने जीवन को यापन करते हैं। इसी प्रकार से जो गौंड जनजाति के अंदर एक रावत वर्ग होता है, कौन सा वर्ग होता है, रावत वर्ग। ये इन लोगों का जो मुख्य पेशा या जो मुख्य कार्य होता है वो कौन सा होता है, पशुचारण व दूध बेचना होता है। आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए, जो गौंड जनजाति के अंदर कुरु, केवट और धीवर वर्ग के गौंड होते हैं वो मछुआ कर्म करते हैं, और जो रावत वर्ग के गौंड होते हैं वो पशुचारण और दूध बेचने का कार्य करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि गौंड जनजाति के वर्गों के बारे में बताइए, या गौंड जनजाति के कौन कौन से वर्ग होते हैं। मैं आपको साथ के साथ प्रश्न बताती जा रही हूँ कि किस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार से आपको उत्तर देना है। तो आपको अपने प्रत्येक प्रश्न को नोट करते हुए उसके उत्तर पे भी नजर डालनी है कि जब हमारा इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा तो हम उसका क्या उत्तर देंगे। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके 20 शब्दों में, 50 शब्दों में, बड़े शब्दों में जो भी प्रश्न बनता है तो आप हैंड टू हैंड अपने प्रश्न को नोट कीजिएगा। तो आपके प्रश्न बन सकता है कि जो गौंड जनजाति है इनमें कौन कौन से वर्ग होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो इनके वर्ग है वो मछुआ कर्म कौन कौन से वर्ग करते हैं, या पशुचारण और दूध बेचने का कार्य गौंड जनजाति का कौन सा वर्ग करता है। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर ये देने हैं। इसके बाद में आगे हम चलते हैं गौंड जनजाति के आखेट पर, कि गौंड जनजाति का आखेट मैंने पहले भी बताया, आखेट से मतलब है शिकार करने से। तो भारत में जो आखेट करना है वो अब राजकीय नियमों के विरुद्ध होने के कारण धीरे धीरे अधिकांश गौंड क्या बन गए हैं, कृषक बन गए हैं। मतलब पहले गौंड जनजाति काफी शिकार करती थी, भाई ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में कई प्रकार के जीव जंतु आदि होते हैं, ठीक है, कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं। तो इस प्रकार से ये कई वन्य जीवों का शिकार करते थे। लेकिन जब भारत में आखेट करना अब नियम के विरुद्ध हो गया है, भाई कोई भी इस प्रकार से खुलेआम शिकार नहीं कर सकता, तो इसलिए जो धीरे धीरे गौंड जनजाति है वो क्या करने लग गए, कृषि करने लग गए, कृषक बन गए हैं। तो इस प्रकार से आपको इस पिक्चर में दिखाई दिया जा रहा है कि गौंड जनजाति द्वारा किस प्रकार से शिकार किया जाता है। ये गौंड जनजाति है जो इस प्रकार से शिकार कर रही है, लेकिन अब ये धीरे धीरे अपने कृषि का कार्य करने लगे हैं। आगे हम इसमें चलते हैं कि भोजन पर। मैंने अभी आपको बताया कि गौंड जनजाति का जो मुख्य खाद्यान्न है वो क्या होता है, कोदू और कुटकी, ठीक है।
कोदू और कुटकी गौंड जनजाति का मुख्य खाद्यान्न है। एक प्रकार के अनाज होते हैं जो बाजरा प्रजाति से संबंधित होते हैं। कौन सी प्रजाति से? जैसे हमारे यहाँ पे बाजरा होता है, ठीक है, उसी प्रकार से कोदू और कुटकी एक प्रकार का अनाज होते हैं जो बाजरा प्रजाति से संबंधित होता है। तो इसमें आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने इधर कुछ पिक्चर्स लगा रखी है, तो कुछ इस प्रकार का अनाज होता है कोदू और कुटकी, जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस प्रकार के अनाज होते हैं, ठीक है। जो बाजरा जैसे इसके खेत दिख रहे हैं आपको, कुछ लंबे लंबे से बाजरे जैसे खेत दिख रहे हैं, और इसका जो रंग होता है या जो इसका कलर होता है, जब ये साफ़ किए जाते हैं, साफ़ करने के बाद जब ये खाए जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से इनका रंग होता है, चावल की तरह। ये जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से कोदू और कुटकी जो आपके इनके खाद्यान्न है, इसका रंग होता है कुछ चावल जैसा। तो ये दिखने में तो बाजरा जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, ठीक है, लेकिन इनका जो कलर होता है, रंग होता है, वो चावल जैसा होता है। तो ये गौंड जनजाति का मुख्य खाद्यान्न होता है। आगे हम इनके चलते हैं कि इनके भोजन में ये उत्सवों पर चावल भी बनाते हैं। उत्सव पर ये क्या बनाते हैं? चावल बनाते हैं। ये लोग मांस भी खाते हैं, भाई जानवरों का जब शिकार करते हैं कई उत्सवों पर तो ये मांस भी खाते हैं। ये लोग धूम्रपान भी करते हैं, सिगरेट, बीड़ी आदि भी पीते हैं, शराब का सेवन भी करते हैं। तो इस प्रकार से जो इनके खास उत्सव होते हैं, खास त्यौहार होते हैं, उन पे ये लोग चावल बनाते हैं, मांस खाते हैं, धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए गौंड जनजाति के भोजन पर टिप्पणी कीजिए, तो आपको क्या बताना है कि गौंड जनजाति का जो मुख्य खाद्यान्न है वो क्या है? कोदू और कुटकी है। और उसके अलावा ये उत्सवों पर चावल खाते हैं, मांस खाते हैं, धूम्रपान और शराब का सेवन भी करते हैं। आगे हम इन पे चलते हैं, इनके वस्त्र व आभूषण पर। जैसा कि अभी मैंने आपको एक लास्ट पिक्चर दिखाई थी, उस पिक्चर में आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो रहा था कि जो पुरुष है वो धोती पहनते हैं और स्त्रियां साड़ी व चोली पहनती हैं। जो गौंड जनजाति के पुरुष है वो धोती और स्त्रियां साड़ी चोली पहनती है। पुरुष स्त्री दोनों चांदी और एल्यूमिनियम के गहने पहनते हैं। स्त्रियां अक्सर शरीर पर गोदना गुदवाती है। स्त्रियां कांच की चूड़ियां और कोड़ियों से बना हार पहनती है। आप जब गौंड जनजाति की पिक्चर देखेंगे तो उस पिक्चर से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इनके वस्त्र और आभूषण क्या है। उसमें साड़ी पहन रखी थी, लेकिन कुछ अलग तरीके से पहन रखी थी। पुरुष ने धोती कमीज पहन रखी थी। इसके अलावा एल्यूमिनियम और चांदी के गहने पहने हुए थे उन्होंने। कोड़ियों से बना हुआ हार पहना हुआ था, हाथों में कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी। और इसके अलावा जो स्त्रियां होती है गौंड जनजाति की, वो इस चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से अपने शरीर पर ये लोग क्या करते हैं? गोदना गुदवाते हैं। कुछ इस प्रकार से, जैसे हम लोग यहाँ पर उसको बोलते हैं टैटू, ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? टैटू बोलते हैं कि टैटू बनवाते हैं अपन हाथ पे, या कई जने अपने हाथों पर या अपने पैर पर, ठीक है, कई प्रकार से टैटू बनवाते हैं। इस प्रकार से जो गौंड जनजाति है वो अपने शरीर पर क्या गुदवाती है? गोदना गुदवाती है, कुछ इस प्रकार से। आगे हम इसमें चलते हैं गौंड जनजाति के निवास गृहों पर। जो गौंड जनजाति है इनके निवास गृहों को क्या कहते हैं? पल्ली या नंगली कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पल्ली किसे कहते हैं। लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बना है आपके कि पल्ली किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको नंगली भी कह सकते हैं। तो जो गौंड जनजाति के छोटे छोटे गांव होते हैं, जिन गांवों में वो रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? पल्ली अर्थात नंगली कहते हैं। जैसे हम भील जनजाति के बारे में हमने पढ़ा था कि भील जनजाति के छोटे गांवों के समूह को फला कहते हैं, बड़े गांव को पाल कहते हैं। इसी प्रकार से जो गौंड जनजाति के गांव हैं उनको पल्ली कहते हैं। इनके जो घर होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? घास फूस और मिट्टी के बने हुए। जैसा कि आपको इस प्रकार से इस चित्र में गौंड जनजाति के घर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये इनका जो दिखाई दे रहा है ये गौंड जनजाति का क्या है? घरों का प्रवेश उत्सव है। मतलब यहाँ पर ये गौंड जनजाति एक प्रकार का उत्सव, जैसे हम अपने घर का गृह प्रवेश करवाते हैं, ठीक है। हम जब नया घर बनाते हैं तो उसके लिए कोई आयोजन करते हैं, नए घर का इनॉग्रेशन करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो गौंड जनजाति है वो भी जो अपने घास फूस या मिट्टी से जिस प्रकार का घर बनाते हैं, तो उसका ये
क्या दिखाई दे रहा है, इसमें प्रवेश उत्सव दिखाई दे रहा है कि अपने घर का किस प्रकार से प्रवेश उत्सव या गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आपको कई प्रकार की ये गौंड जनजाति के लोग इसमें दिखाई दे रहे होंगे। तो इनके जो घर है वो घास फूस व मिट्टी के बने हुए होते हैं। आगे हम इसमें चलते हैं गौंड जनजाति के औजार व बर्तन पर। गौंड जनजाति है, इनके जो स्थानीय लुहार है, मतलब गौंड जनजाति के जो आसपास रहने वाले लुहार जनजाति के लोग हैं या लुहार लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, इन लोगों के लिए, इन लोगों के खेती में काम आने के लिए, कृषि तो ये करते ही हैं ये लोग। अब जब ये लोग ज़्यादातर कृषि करने लग गए हैं, पहले ये लोग शिकार करते थे, अब कृषि करने लग गए, तो उसके लिए कृषि यंत्रों की भी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि खुरपी हो गया, फावड़ा हो गया, दराती हो गई, कुल्हाड़ी हो गई। तो ये कृषि यंत्रों की इनकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इन सभी यंत्रों को या इन सभी उपकरणों को बनाने के लिए ये किनका सहारा लेते हैं, स्थानीय लुहारों का सहारा लेते हैं। मतलब कि जो आसपास के, जो इनके आसपास के क्षेत्र के जो लुहार होते हैं, उनके द्वारा ये खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी और तीरों की नोक आदि बनाते हैं। तीरों की नोक तो आखेट के लिए, जो अब इन्होंने कम कर दिया है, सिर्फ उत्सवों पर या खास आयोजन पर ही आखेट करते हैं। और उसके अलावा ये सभी प्रकार के जो इनके औजार हैं ये कृषि में काम में लेते हैं। उसके अलावा जो ये लोग खुद क्या करते हैं, लकड़ी का सामान बनाते हैं। मतलब कि जो लकड़ी का सामान होता है वो ये लोग खुद बनाते हैं। कि जैसे कि हम बात करें कि लकड़ी के स्टूल होते हैं इनके घर में, भाई ये अपने घर में कोई इनके आवाजाही रहती है, कोई इनके घर में आता जाता है, तो इसके लिए लकड़ी के स्टूल भी रखते हैं, चारपाइयाँ भी रखते हैं, बैठाने के लिए दरिया भी रखते हैं, सोने के लिए दरिया भी रखते हैं। तो ये जो कुछ छोटा मोटा सामान होता है या लकड़ी का कुछ सामान होता है, तो वो ये लोग स्वयं ही बना लेते हैं। जैसे दरिया हो गई, चारपाइयाँ हो गई, लकड़ी के स्टूल हो गए, तो ये छोटा मोटा जो सामान है वो ये लोग खुद ही बना लेते हैं। उसके अलावा बाकी सामान स्थानीय लुहारों से बनवाते हैं। आगे हम इनकी बात करते हैं गौंड जनजाति के समाज व संस्कृति की। समाज और संस्कृति के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो गौंड जनजाति है इनमें भी पितृसत्तात्मक समाज होता है। जैसे कि हमने भील जनजाति में पढ़ा था कि भील जनजाति में क्या होता है, पिता प्रधान होता है। उसी प्रकार से गौंड जनजाति में भी पिता ही प्रधान होता है। जो घर का मुखिया होता है वो कौन होता है, पिता होता है। अगर पिता से पहले दादा है तो दादा होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पितृसत्तात्मक समाज है इनका। दो प्रकार के समाज होते हैं आपके, एक तो पितृसत्तात्मक होता है और दूसरा मातृसत्तात्मक होता है। मातृसत्तात्मक में तो माता प्रधान होती है और पितृसत्तात्मक समाज में पिता प्रधान होता है, और अगर उनके ऊपर दादा हैं, दादाजी हैं, तो दादा प्रधान होते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं कि जो गौंड लोगों में है वो सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह का प्रचलन है। गौंड जनजाति में किस प्रकार के विवाह का प्रचलन है, भाई सेवा विवाह हो गया कि सेवा किसी कन्या को लेके उनके माध्यम से उन्होंने एक तरह से सेवा करी। विनिमय विवाह हो गया कि लेन देन का कुछ लिया कुछ दिया, भाई कन्या को लेके उसके बदले में कुछ उनको दिया। हरण विवाह हो गया कि भाई कन्या को वो कोई जो युवक है वो कन्या को भगा के ले आया या अपनी शूरवीरता साहस के माध्यम से उसको हरण कर लिया। विधवा विवाह होगा कि जैसे कोई स्त्री का पति मर गया हो और वो विधवा हो गई हो तो उसकी दोबारा उन्होंने क्या कर दी, शादी कर दी। तो इस प्रकार से गौंड जनजाति में सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह और विधवा विवाह का प्रचलन है। आपसे पूछा जा सकता है कि गौंड जनजाति में कौन कौन से विवाहों का प्रचलन है, गौंड जनजाति में कौन कौन से विवाह होते हैं, किस प्रकार के विवाह होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि गौंड जनजाति में कौन कौन से विवाह का प्रचलन है। इसके अलावा जो गौंड जनजाति है उसमें जो गांव का मुखिया होता है, कौन होता है, जैसे हमारे यहाँ पे सरपंच होता है, ठीक है, उसी प्रकार से जो गौंड जनजाति में गांव का मुखिया होता है उसको ये लोग क्या कहते हैं, पटेल या मुखादम। आपसे पूछा जा सकता है कि गौंड जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, या आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि पटेल या मुखादम किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए गौंड जनजाति में जो गांव का मुखिया होता है उसे पटेल या मुखादम कहते हैं। इसी प्रकार से गौंड जनजाति में जो गांव का चौकीदार होता है उसको कोतवाल कहते हैं। आपको इन तीनों शब्दों को याद रखना है कि चौकीदार को तो
कोतवाल कहते हैं, और जो पुजारी और पुरोहित होता है उसको देबारी कहते हैं। तीनों में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो गौंड जनजाति है उसमें मुखिया को पटेल या मुखादम कहते हैं, चौकीदार को कोतवाल कहते हैं और पुजारी व पुरोहित को देबारी कहते हैं। हमने जब भील जनजाति पढ़ी थी तो भील जनजाति के भी समाज और संस्कृति में कई चीजें पढ़ी थी। जैसे भीलों में जो गांव का मुखिया होता है उसको गमेती कहते हैं। हमने पढ़ा था कि भीलों में जो गांव का मुखिया था उसको गमेती कहते हैं। झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को भीलों में भोपा कहते हैं। धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराने वाले व्यक्ति को भगत कहते हैं। ठीक है, तो भीलों के बारे में भी हमें ध्यान रखना है कि भीलों में क्या होता है कि जितने भी आपके ये जो कन्फ्यूज़न है वो आपको क्लियर होने चाहिए कि भील की अगर बात कर रहे हैं तो भीलों में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, गमेती कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो भीलों के अंदर झाड़ फूक करने वाला होता है, कौन करने वाला, भील जनजाति के लोग हैं तो वो झाड़ फूक भी करते हैं, तो उस लोगों को क्या कहते हैं भील जनजाति में, भोपा कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो भील जनजाति में जो धार्मिक संस्कार या धार्मिक कार्य करने वाले, जैसे कि गौंड जनजाति में पुजारी और पुरोहित को देबारी कहते हैं। पुजारी जो होते हैं वो धार्मिक कार्य ही करवाते हैं। ठीक है, तो जो गौंड में इनको देबारी कहते हैं, तो जो भील जनजाति होते हैं उनमें जो धार्मिक कार्य कराने वाले लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, भगत कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें दोनों को एक साथ पढ़ते हुए याद रखना है कि भील जनजाति के अंदर जो धार्मिक कार्य करने वाले लोग होते हैं उनको भगत कहते हैं, झाड़ फूक करने वालों को भोपा कहते हैं और जो इनके मुखिया है उनको गमेती कहते हैं। तो आप इन सब की एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको भील और गौंड जनजाति के बीच का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए दोनों में क्या डिफरेंस है। इसी प्रकार से भील जनजाति के अंदर जो विवाह का प्रचलन है वो कौन कौन से विवाह होते हैं भील जनजाति में, कि भील जनजाति के अंदर जो विवाह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मोर बांधिया विवाह हो गया। आपको दोनों में पूछा जा सकता है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने को कहा जा सकता है कि आप भील और गौंड जनजाति की समाज व संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो भील जनजाति में जैसे मोर बांधिया विवाह होता है, इसी प्रकार से अपहरण विवाह भी भील जनजाति में होता है। इसी प्रकार से आपके देवर विवाह होता है भील जनजाति में। इसी प्रकार से भील जनजाति में विनिमय विवाह भी होता है जो हमारे गौंड जनजाति में भी होता है। इसी प्रकार से इसमें सेवा विवाह भी होता है और क्रय विवाह भी होता है। तो आपको दोनों जनजातियों को पढ़ते वक्त दोनों की तुलना भी करनी है कि अगर आपसे तुलनात्मक प्रश्न बन जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि गौंड लोगों में कौन कौन से विवाह का प्रचलन है और भील लोगों में कौन कौन से विवाह का प्रचलन है। गौंड जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, भील जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, गौंड जनजाति में जो पुजारी होते हैं इनको क्या कहते हैं, और भील जनजाति में जो धार्मिक संस्कार करने वाले या पुजारी जो लोग होते हैं इनको क्या कहते हैं। या गौंड जनजाति के गांव को या घर को किस नाम से जाना जाता है, भील जनजाति के गांव व घर को किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज क्रिएट कर देंगे। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते समय आप अध्ययन करें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। आगे हम इसमें देखते हैं जो गौंड जनजाति है इनमें एक प्रमुख गायक जाति होती है। गायक का मतलब क्या होता है, गाने बजाने वाला। ठीक है, गायक का मतलब होता है गाने बजाने वाला। तो इनमें एक प्रमुख गायक जाति होती है जिसको क्या कहते हैं, धूलिया। धूलिया जो है इनमें एक प्रमुख गायक जाति होती है। तो जो ये जो गायक जाति है, गायक का मतलब होता है गाने बजाने वाला। तो जो भी इनके उत्सव होते हैं उन उत्सवों पर ये लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं। उसके अलावा जो पूनम की रात होती है उसमें सभी पूनम की रात में इकट्ठे होके गाने बजाने का आनंद लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए धूलिया गौंडों की एक प्रमुख गायक जाति है। तो इसके साथ ये जो इनके उत्सव होते हैं इनमें ये सारे मिलकर एक साथ ही पर्व को मनाते हैं। इसके अलावा
एक बात और इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि जो गोंड जनजाति है, जो अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे गोंड जनजाति के बारे में, कि गोंड जनजाति की एक कथा है जिसको आप ध्यान से सुनेंगे तब आप इस आगे वाली लाइन को समझ पाएंगे। गोंड जनजाति की एक प्रधान कथा अनुसार कि जब गोंडों के भगवान ने जन्म लिया, मतलब गोंड जनजाति के जो भगवानों हैं उन्होंने जन्म लिया, तो उनकी माँ ने उन्हें क्या किया, बेसहारा छोड़ दिया। किसको? गोंडों के भगवान को उनकी माँ ने बेसहारा छोड़ दिया। उस समय देवी पार्वती ने उनको सहारा दिया था, देवी पार्वती माता ने उनको सहारा दिया, लेकिन जो शंभू महादेव है, हमारे भोले शिव शंकर शंभू महादेव ने उनको एक गुफा में कैद कर दिया। किनको? गोंड के जो भगवान थे जिनको कि देवी पार्वती माता ने सहारा दिया था, उनको महादेव ने गुफा में बंद कर दिया, कैद कर दिया। उस समय गोंडों के जो नायक है, एक नायक है गोंडों के जिनका नाम है पाहिंडी। क्या नाम है उनका? पाहिंडी कपार लिंगम। पाहिंडी कपार लिंगम, पाहिंडी कपार लिंगम ने देवी जंगूबाई की मदद से उन्हें गुफा से आजाद करवाया। मतलब जब महादेव ने क्या किया, उन भगवान को, गोंडों के भगवान को गुफा में कैद कर दिया, तब पाहिंडी कपार लिंगम ने देवी जंगूबाई की मदद से उन्हें गुफा से आजाद करवाया। तो उस समय की बात है कि ये जो गोंड है ये 4 समूह में गुफा से बाहर आए। कितने समूह में? 4 समूह में। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि गोंडों की उत्पत्ति कैसे हुई, गोंड की शुरुआत कहाँ से हुई, गोंड गुफा से बाहर कैसे आए और उसके बाद इनको किस नाम से जाना गया, तो इस प्रकार से ये एक कथा है जो मैंने अभी आपको सुनाई। उस कथा के अनुसार बाद में गोंड 4 समूह में गुफा से बाहर आए, तभी से गोंड 4 मुख्य वर्गों में बटे हुए हैं, जिसे गोंडी भाषा में सगा कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि सगा किसे कहते हैं, क्या प्रश्न किया जाता है, सगा किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो गोंड जनजाति है वो 4 समूह में जो गुफा से बाहर आई, तो जो 4 मुख्य वर्गों में बटी, इसी को गोंडी भाषा में सगा कहते हैं। इसके बाद में इनके प्रमुख देवताओं के बारे में अगर हम बात करें तो गोंड जनजाति के जो प्रमुख देवता है वो कौन कौन से हैं? बड़ा देव है, श्री शंभू महादेव है और परशापेन, ये इनके प्रमुख देवता है। और अगर इनकी देवियों के बारे में बात करें कि गोंड जनजाति की प्रमुख देवियाँ कौन कौन सी है जिनकी ये पूजा करते हैं, उनमें शीतला माता आती है और छोटी माता देवी आती है। तो गोंड जनजाति के अगर देवी देवताओं के बारे में आपसे प्रश्न बनता है कि गोंड जनजाति के प्रमुख देवी देवता कौन है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये गोंड जनजाति के देवी देवता है। तो अभी जो हमने बात करी है वो गोंड जनजाति के समाज व संस्कृति के बारे में बात करी है। इसके अलावा गोंड जनजाति जो इनके मृत शरीर होते हैं, जो मर जाने के बाद जो शरीर होता है उसको गोंड जनजाति क्या करती है, जलाती व दफनाती है। ठीक है, इसके बाद में आगे हम चलते हैं गोंड जनजाति का आधुनिक संस्कृति से संपर्क। मतलब अब गोंड जनजाति का आधुनिक वर्तमान समय से किस प्रकार संपर्क बढ़ रहा है और किस प्रकार ये लोग कई दूसरे जगहों पर कार्य करने लगे हैं। तो गोंड लोगों के आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के कारण, मतलब मोस्टली क्या होने के कारण, उद्योग धंधे होने के कारण, जो यहाँ पर ये जहाँ पर अधिकतर रहते हैं, जैसे कई पहाड़ी क्षेत्रों में गोंड जनजाति रहती है, उन जगहों पर उद्योग धंधे अधिक विकसित होने के कारण, औद्योगिक विकास अधिक होने के कारण जो गोंड जनजाति है वो बड़ी संख्या में विनिर्माण उद्योगों में श्रमिकों के रूप में कार्य करने लगे हैं। ठीक है, कृषि तो ये लोग करते ही थे, लेकिन
जिस जगह ये लोग रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक या उद्योग धंधे विकसित होने के कारण अब ये लोग उद्योगों में भी कार्य करने लगे हैं। इनकी बस्तियों में, मतलब जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहाँ पर अस्पताल भी है, विद्यालय भी है, बाजार, बैंक और पंचायतों की भी स्थापना हो चुकी है। मतलब अब जहाँ पर ये लोग रहते हैं, जो इनकी बस्तियाँ हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल, स्कूल्स, मार्केट, बैंक और पंचायतों की भी स्थापना हुई है। आगे हम इसमें देखते हैं गौंड जनजाति का जो शहरों से संपर्क बढ़ा है वो रेल और सड़क मार्गों के माध्यम से बढ़ा है। मतलब कि अब हर जगह आप देखेंगे सड़कें बिछ चुकी है, रेल मार्ग बन चुके हैं, हर जगह सड़कें बन चुकी है, रेल मार्ग बन गए हैं। तो जो गौंड जनजाति जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में रहती थी, जो बहुत ही दुर्गम क्षेत्र थे, वहाँ से जब सड़क और रेल मार्गों के जाल हो चुके हैं, सड़क और रेल मार्ग बच चुके हैं, तो वहाँ से इनका संपर्क शहरों की तरफ भी क्या हुआ है, बढ़ा है। तो शहरों से ये अटैच हो चुके हैं धीरे धीरे। और सरकार ने इनकी एक दास्ता की प्रतीक, इनकी एक कबाड़ी प्रथा इनमें थी पहले, जो दास्ता की प्रतीक कहलाती थी, इसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, पूर्ण रूप से इस पर रोक लगा दी गई है। इस कबाड़ी प्रथा में क्या होता था, आप इसमें देखिए, आपसे प्रश्न बन सकता है कि गौंड जनजाति के द्वारा जो कबाड़ी प्रथा थी उसमें क्या होता था या क्या कहलाती थी। तो इस प्रथा के अनुसार छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ऋणी की कई पीढ़ियों को साहूकारों के गुलामों की भांति कार्य करना पड़ता था। मतलब कि एक छोटा सा कर्ज, अगर किसी गौंड जनजाति ने किसी व्यक्ति विशेष से कोई कर्ज लिया है, कोई उधार लिया है, ठीक है, तो उस उधार को चुकाने के लिए उस व्यक्ति को उस सामने वाले के लिए कई पीढ़ियों तक काम करना पड़ता था। मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जब तक कि वो अपना पूरा उधार चुका नहीं देता तब तक कि उसको गुलाम की भांति, एक गुलाम की भांति क्या करना पड़ता था, कई पीढ़ियों तक उसको काम करना पड़ता था। ठीक है, तो ये क्या थी, कबाड़ी प्रथा थी, जो दास्ता का प्रतीक थी। इसको सरकार ने क्या कर दिया है, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है, पूर्ण रूप से इस पे क्या कर दी है, रोक लगा दी है, जिससे कि ये प्रथा खत्म हो चुकी है। इसके अलावा गौंड जनजाति को अब गवर्नमेंट की तरफ से ही अनुसूचित जनजाति में, या इसको हम कह सकते हैं एसटी वर्ग में शामिल होने के कारण इन्हें सरकार से कई सुविधाओं का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। गौंड जनजाति अब कौन सी जनजाति में शामिल हो चुकी है, अनुसूचित जनजाति में शामिल हो चुकी है। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि गौंड जनजाति किस श्रेणी में शामिल है, तो अनुसूचित जनजाति, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एसटी या शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो आपको पता होना चाहिए कि अब ये अनुसूचित जनजाति का हिस्सा बनने के कारण इनको गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कई सुविधाएं भी प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से जो आज हमने पढ़ा है वो गौंड जनजाति के बारे में पढ़ा है। पिछले हमने कई वीडियो में एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति, भील जनजाति और आज जो पढ़ा है वो गौंड जनजाति के बारे में पढ़ा है। तो ये चारों जनजातियाँ आपकी 12वीं कक्षा के सिलेबस में है। इनको बहुत अच्छे से ध्यान से समझते हुए पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। और सभी जनजातियों को एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए, एक दूसरे से संबंध बैठाते हुए पढ़ाएंगे, तो आप जब कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में होंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें, एस्किमो और बुशमैन को कोरिलेट करके पढ़े और भील और गौंड जनजाति को कोरिलेट करके पढ़े, क्योंकि भील और गौंड जो है वो भारत में भी आती हैं, जबकि एस्किमो और बुशमैन जनजाति जो है वो भारत में नहीं आती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में आने वाली प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है, तो आप ऐसा नहीं उसमें एस्किमो में लिख दें और बुशमैन भी लिख दें। आपको पता होना चाहिए कि भारत में आने वाली प्रमुख जनजातियों में भील जनजाति आती है और गौंड जनजाति आती है, जबकि एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है और बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। तो चारों जनजातियों को बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और कुछ आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो आप लाइक कीजिए
और अगर इससे संबंधित और कुछ पिछले वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाने के लिए जो ऊपर एक आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट से ज्योग्राफी के और भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।